नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है कि सिटीजन्स वॉइस शो, जिसका ऑफिशियल हैंडल लेजी सिंह ऑफिशियल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, हम सब की आवाज़ है और सब तक पहुंचना ज़रूरी है। और मैं पूरी कोशिश प्रयास करता हूं आप तक इन्फॉर्मेशन सही टाइम में और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें। शुरुआत मैं करना चाहूंगा गुजरात से और फिर बिहार के इलेक्शंस पर आऊंगा। बिहार में चुनावी बिगुल बक चुका है और एनडीए गठबंधन ने अपनी सीटें अनाउंस कर दी हैं। 101 सीटों पर जेडीयू लड़ेगा, 101 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। 29 सीटें एलजेपी चिराग पासवान को दे दी गई हैं। कुशवाहा साहब की राष्ट्रीय लोक मंच जो है, उनको 6 सीटें दी गई हैं और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी को भी 6 सीटें दी गई हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। लोक मोर्चा या लोक समता पार्टी, उनको 6 सीटें दी गई हैं और जो पशुपति कुमार पारस हैं, जो रामविलास पासवान के भाई हैं, उन्होंने अभी तक कोई अलायंस अनाउंस नहीं किया है। महागठबंधन जो है, उसकी सीटें एडजस्टमेंट जो है, कल कहा जा रहा है कि कल तक उनकी सीटें भी अनाउंस हो जाएंगी, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। 17 तारीख नॉमिनेशन की डेट है और 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। और इसके पहले कि मैं गुजरात की बात शुरू करूं, कच्छ गुजरात से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूं, मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूं। हमारे साथ हिजम राजेन जी, हमारे मित्र, बेरोक टोक से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिजम भाई आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। जी। और कच्छ गुजरात में फेक प्रोडक्ट्स की एक फैक्ट्री बनाई पकड़ी गई है। इसके जो मास्टरमाइंड हैं, कोई राकेश मकवाना नाम के आदमी हैं और ये जहर सबके घर में बिक रहा है। गुजरात के कच्छ में नकली कोलगेट बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। दिल्ली में नकली सेंसोडाइन, इनोग और गोल्ड फ्लेक का जाल उजागर हो चुका है। अब सोचिए, जब टूथपेस्ट नकली हो, जब एंटासिड नकली हो, जब सिगरेट यानी कि गोल्ड फ्लेक की डब्बियां भी जो है वहां बनाई जा रही थी, जहरीली मिलावट से बन रही हो, तो फिर क्या आपका घर, आपकी सेहत, आपका जीवन सुरक्षित है? ये सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं, ये धीमा व्यवस्थित मर्डर है। हर दिन जहर को ब्रांड समझकर हम खुद खा रहे हैं। ये सिंडिकेट सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। ये कंपनियों को नहीं, आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मामला सिर्फ ब्रांड की छवि का नहीं, आपके बच्चों की सुरक्षा का है। अब सरकार, प्रशासन और जागरूकता, जनता को एक साथ खड़ा होना चाहिए। इन नकली उत्पाद बनाने वालों को सिर्फ जेल नहीं, उदाहरण बनाना होगा। तो ये चीजें हैं। कंज्यूमर सेफ्टी की बात करें, जागो ग्राहक जागो की बात करें, ये सब चीजें जो हैं वो गुजरात के कच्छ रीजन से। और जब मैंने कुछ लोगों से बात की कच्छ रीजन में, जो वहाँ का शिपिंग का काम देखते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर फैक्ट्रियां लगती हैं। जैसे टीवी बनाने वाली फैक्ट्री है, टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल के ये आगे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं और जब उनका ड्यूटी ड्रॉबैक का समय खत्म हो जाता है, वो बड़ी कंपनियां वहां से चली जाती हैं, तो छोटी कंपनियों के पास उनके पन्नी, रैपर और बनाने का सामान होता है और इसलिए वो डुप्लीकेट माल बनाकर बेचते हैं। तो ये वहाँ का एक कारोबार है, धंधा है, क्योंकि कंपनियों को परमानेंटली वहाँ प्लेस नहीं किया जाता और उनको जब तक उनकी बचत होती है, तब तक तो वो फैक्ट्री का काम करते हैं। आगे अपने यूनिट्स खोल देते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। और जब उनके ड्यूटी ड्रॉबैक्स या जब उनके एक्साइज ड्रॉबैक्स, जब उनके टैक्स हेवन्स खत्म हो जाते हैं, जब उनकी टैक्स सेविंग्स खत्म हो जाती हैं या उनकी छूट खत्म हो जाती है, तो वो कंपनियां वहां से बंद करके चली जाती हैं। बेरोजगारी इतनी है कि जब आदमी कहता है कि कंपनियों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो उन्हीं कंपनियों का नकली माल बना के बाजार में सस्ते दाम में क्यों ना बेचा जाए। अब उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी कंट्रोल जो है, वो एक बड़ा इशू है। ये सिर्फ कच्छ रीजन से इन प्रोडक्ट की बात नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे मामले हैं, जिसमें एक फेक कोर्ट, फेक जजेस, फेक टोल प्लाजा, फेक ईडी, फेक डॉक्टर्स, फेक हॉस्पिटल, फेक बैंक, फेक करेंसी, फेक फर्टिलाइजर, फेक स्कॉलरशिप्स, फेक घी, फेक पनीर, फेक टॉयलेट क्लीनर और फेक प्रॉमिसेस, ये सब गुजरात से आते हैं। अगर मैं इसकी फहरिस्त खोलूं तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी और उस पर डिस्कशन भी लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक और बात कह के अपना डिबेट खोलूंगा। पंजाब सरकार ने एक बैन इंपोज किया है, आज ही की खबर बता रहा हूं, 8 मेडिसिन पे अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉलोइंग कंप्लेंट्स ऑफ एडवर्स रिएक्शन अमंग पेशेंट। यानी कि फार्मास्यूटिकल्स में जो हम एपीआई इंपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट करते हैं। आपने देखा भी कफ सिरप पर किस तरीके से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 16 से अधिक, कहा जाता है लास्ट गिनती 22 बच्चे जो हैं मर गए।
क्योंकि जो उसमें केमिकल यूज किया गया था वो इंडस्ट्रियल केमिकल था, ना कि वो एडिबल केमिकल था। अब ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने 8 दवाइयों को प्रोहिबिशन किया है मेडिसिन का, क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट हो रहे थे। 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कहाँ हैं, डबल इंजन की सरकार कहाँ है, ये सब लोग जानते हैं। और सीएजी जो हमारा केज पैरेट है आज की डेट में, वो भी एक तरीके से चुप बैठा है। मैं हिजम भाई आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं आज की। ये 8 म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का 2 लाख करोड़ रुपए का सीएजी ऑडिट नहीं हुआ है 2017-18 से। इसमें अहमदाबाद है, गांधीनगर है 2020-21 से, राजकोट 18-19 से, जामनगर 19-20 से, भावनगर 19-20 से, जूनागढ़ 20-21 से, सूरत का 17-18 से, और वडोदरा 2017-18 से। 8 major municipal corporation in Gujarat controls over 2 lakh crore of public money has not been audited in last 4 to 7 years. ये पैसा एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया जाता है, सरकार के खाते में जाता है, या सरकार के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, या हमारे जो भव्य प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी फोटो लगाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में और अंतरराष्ट्रीय रिसालों में भी जाता है। तो ये जो टोटल गुजरात मॉडल है हिजम भाई, और अब बिहार का इलेक्शन भी आ गया है जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे, ये गुजरात मॉडल बहुत पॉपुलराइज हो गया है पूरे हिंदुस्तान में। बढ़िया कपड़े पहनिए, फोटो खिंचाइए, जन कल्याण योजनाएं लॉन्च कीजिए, पीएम आवास योजना से लेके P1 जन कल्याण योजना, महिला योजना, रोजगार योजना, आयुष्मान भारत की भी बहुत बड़ी स्कीम है। आयुष्मान भारत में 5-5 लाख का इंश्योरेंस मिला। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आज तक पैसा नहीं मिला, उन्होंने आयुष्मान कार्ड लेना ही छोड़ दिया। तो इस तरीके के जो फ्रॉड पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, क्या जनता पब्लिक इन चीजों को नहीं देख रही है, इस पर संज्ञान नहीं ले रही है? देखिए आतमजीत जी, अगर मैं मुंह खोलेंगे तो शायद हो सकता है कि यूट्यूब जो है हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगाए, इसलिए जो है मैं चुप रह जाता हूँ। 100 रुपए की अगर प्रोजेक्ट है भारत सरकार के, उसको 200 रुपए की खर्चा पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट में लगता है। सपोज 100 रुपए की, दिस इज एन एग्जांपल, यानी कि 100 करोड़ का अगर रूरल हेल्थ में लगाने का अगर प्रोजेक्ट आया है, तो 200 करोड़ का, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड आया हुआ है। आईएएस आईपीएस जो एग्जीक्यूटिव्स जो है, उनका आने जाने का होटल का खर्चा, 5 स्टार होटल में, प्रोजेक्ट, एग्जीबिशन, सेमिनार्स में, वो सारे पैसे खर्चा हो जाता है। लेकिन आयुष्मान भारत में आपके जो है एक बुखार की दवाई नहीं मिलेगा, ये है हकीकत। आपने 18 बच्चे की बात की, 18 बच्चे नहीं, करीब करीब 30 बच्चे जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक और महाराष्ट्र की वहां तक जो है, ये रिपोर्ट नहीं है, अनऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन वहां पर भी इसका इफेक्ट हुआ है। उसका उस ब्रांड का नाम है कोलड्रिप। इस मेडिसिन से पहले, इस कांड से पहले आपने शायद सुना होगा, पिछले साल को साउथ अफ्रीका में काफी कफ सिरप से कम 500-600 बच्चे के मौत हुए थे। वो कंपनी गुजरात से थे। वो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे गुजराती ये है और हर लोग जो है गुजराती नहीं है और सारे के सारे वो गुजराती निकले, वो ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूट्यूब हमें पाबंदी लगा देंगे। हम इस मुद्दे को वापस छोड़ देते हैं, हम बिहार चलते हैं। बिहार में बिहार की जो समीकरण जो है, ईबीसी 36.01%, बैकवर्ड क्लासेस 27.12%, शेड्यूल कास्ट, ध्यान से सुनिएगा, 19.65%, जनरल जो अपने को ऊंचे जात और जो सवर्ण जाति का जो है 15.52%, यादव इसमें स्पेशली मैं यादव को मैं अलग से लिया हूं, यादव 14.26%,
ब्राह्मण्स 3.67%, और शेड्यूल ट्राइब जो चूहा खाने का, उसके बाद ये जो कीड़े मकोड़े खाने का जो आप हर बार टीवी में दिखाई देते हैं, ये जो 1.68% है वहां के वोटर। ये पिछले ये इलेक्शन कमीशन भारत सरकार की मतलब आंकड़ा है ये। दूसरा, हम माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं और पिछले साल की जो पिछले बार की जो बिहार की इलेक्शन की जो है 48 पार्टीज ने बिहार की इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। 48 यानी कि 48 पार्टियों ने बिहार की पिछले बार की असेंबली के इलेक्शन पे पार्टिसिपेट किया। उसमें आरजेडी 23.452% इसका वोट शेयरिंग रहा है। बीजेपी का है 15.648 यानी कि 15.648 इनका वोट शेयरिंग रहा है। इसको 65 ले लेते हैं। जेडीयू का है 20.467 यानी कि 47% ले लेते हैं। एलजेपी, उसके बाद अलग अलग इवन जनता पार्टी करके, जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी करके भी है। बाकी सबका सब जो है एंटी इनकम्बेंसी प्लस इधर उधर भटकने वाला वोट को बटोरने वाला एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए वो काम करते हैं। उसको जनता पार्टी, बीजेपी के अलावा जनता पार्टी, JANAT, ये जनता पार्टी नाम का भी ये बिहार में लास्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है आतमजीत जी। कुल मिलाकर के 48 पार्टीज ने, ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है, ये आप भी खोल करके देखिएगा। अच्छा, दूसरा फिर मैं माइक्रो लेवल पे आता हूं। यादव 14.26, कुशवाहा जो है 4.27, राजपूत 3.45, मुसवार ये जो है जो चूहा खाने वाले जो मतलब जो जाति जो है 3.08, ब्राह्मण्स यहां पर जो और माइक्रो लेवल में आता तो मैं 3.67 बता रहा था, अभी जो है ये बहुत बारीकी में जाता तो 2.89 पे आता है। कुर्मी 2.87 पे आता है। मुल्ला, ये मुसलमान नहीं है, मुल्ला एक पार्टी है, 2.60, और ढाके करके कोई पार्टी है जाति है 2.13, तेली 2.81, धोबी 0.83 और सोनार 0.68, कुशवा 1.44 और एक और पार्टी का कक्षा थी, ये जो है 0.60। देखिए कुर्मी जो है 2.87, ये जो है पिछले 20 वर्षों से बिहार में अपने शासन चला रहा, और ये बीजेपी का और आरएसएस का सपोर्ट के बिना ये शासन चलाना मुश्किल था। आपने एक जमाने में सुना होगा कि जेडीयू और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बहुत गहरी दोस्ती हुआ करता था। जॉर्ज फर्नांडिस आपने सुना होगा नाम, रेलवे के बहुत बड़े जो ट्रेड यूनियन का एक लीडर होते थे, जेडीयू में थे। ये वाजपेयी सरकार में डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसके बाद अलग अलग जो है उसमें। लेकिन जब हम इस समय पर जो एक नया समीकरण अब जब देखते हैं, लालू प्रसाद यादव जब चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद पिछड़े लोगों का, बैकवर्ड क्लासेस और अति पिछड़े हुए क्लासेस का, शेड्यूल ट्राइब का, जब राजनीति का एक नया समीकरण आया, ये लालू प्रसाद यादव ने सिखाया ये देश में कैसे राजनीति करना है। उससे पहले 3.5% जो है, 3.67% जो है बिहार के राजनीति नहीं, पूरा देश की राजनीति किया करते थे। आज इतने बड़े सूबे का सूबेदार कौन से बीस्ट है, बाबा के नाम से जाना जाता है, ये लो जो पीला पंजा के नाम से जाना जाता है, योगी महाराज। मध्य प्रदेश ओबीसी के हाथ में है,
ये मजबूरी है बीजेपी का। तो उसकी वजह से बीजेपी ने जो आज जो वोटर लिस्ट जो जारी किया है, तो ये अगर आरजेडी और कांग्रेस बिहार में अगर कुछ दिन और अगर देर करता, तो उनको नुकसान होने का संभावना है। ये आरजेडी और जो कांग्रेस एनडीए जो सॉरी इंडिया गठबंधन को ये थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है। इनके समीकरण जो है बीजेपी ने, आरएसएस ने, जेडीयू ने जो खेला है, अगर इस खेला में अगर देर करता तेजस्वी यादव, तो इंडिया गठबंधन में थोड़ा-सा मुसीबत, थोड़ा-सा तकलीफ आ सकता है। ये मेरा मैं फिगर्स पे आता हूँ, थोड़ा जो आपने कहा है उसको सम अप कर देता हूँ। पहली खबर तो जो संजय कुमार झा के ट्वीट से आई, जिसमें एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा किया। जेडीयू 101, बीजेपी 101, एलजेपी 29, आरएलएम 06, एचएएम 06, जिसका मैंने जिक्र किया। एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथ ही इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं। जीतन राम मांझी उसी समय पटना चले गए अपने, उन्होंने कहा मैं सेटिस्फाइड हूं, जो भी मिला उसको करेंगे हम। और अगर मैं उस चुनाव के 2020 के रिजल्ट देखूं तो ऑल इंडिया मजलिसे इताउद्दीन मुस्लिमान एआईएमएमएम ने 5 सीटें जीती थी। बहुजन समाज पार्टी के पास 1 सीट थी, भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि ये 238 सीटों का है, इसमें कुछ सीटें ऊपर नीचे हुई होंगी। उस समय 238 में 71 बीजेपी की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 2 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, 12 सीटों पर जीती थी, 19 पर लड़ी थी। और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर 4, इंडिपेंडेंट 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19, जनता दल यूनाइटेड 41 बड़ी होंगी उसके बाद, लोक जनशक्ति पार्टी 1, राष्ट्रीय जनता दल 75, विकासशील इंसान पार्टी 4। तो ये रिजल्ट जो है उस समय का है। अब इसमें आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने कहा मेरा बूथ सबसे मजबूत से जुड़े। बिहार में 15 अक्टूबर शाम 6 बजे पीएम मोदी जो हैं अपने बूथ के वर्कर्स के साथ, बीएलओस के साथ संबोधन करेंगे। सुझाव देने वाले कुछ कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री ने नमो टेप के माध्यम से संवाद करने को मिल सकता है सीधा मौका। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत पर आपको पता है भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, बिहार में भी, सेंटर में भी, साधन भी हैं, पैसा भी है और बूथ पर ये लड़ाई जो लड़ी जाती है इलेक्शन वाले दिन, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष, जिसको आप इंडिया गठबंधन कह लें, महागठबंधन कह लें, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस प्रमुख 2 दल हैं, उसके अलावा वामपंथी दल हैं जिनको उम्मीद है 30 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक इनके विकासशील पार्टी के मेरे ख्याल से मुकेश सहनी हैं, उनको भी 5 सीटों पर बात चल रही है उनके चुनाव लड़ने की। तो मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन जब जिस दिन पोलिंग वाला दिन आता है, उस दिन कहा जाता है कि ये इतने वोट जाली पड़ गए, इतने वोटों की चोरी हो गई, इतने लोगों के वोट चुरा लिए गए। अभी मामला ईवीएम पर अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एसआईआर पर चल रहा था। अब सारा मामला ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। ईसीआई ने तो कई ट्वीट डाले हैं जिसमें कहा है कि अभी तक किसी भी पार्टी की कोई भी एफिडेविट जो जिनके नाम डिलीट हुए हैं, वो नहीं आई है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि 17 तारीख तक जो लोग अपना नाम ठीक करा लेंगे, नहीं तो जो वोटर लिस्ट है 7 करोड़ 43-42 लाख की, वही लोगों को वोट डालने का मताधिकार का मौका मिलेगा। तो क्या चुनाव अब सर पर है, नॉमिनेशंस होनी है, कैंडिडेट सिलेक्शन होनी है, तो क्या वोट एसआईआर जो हुई है, वोटर एसआईआर जो हुई है बिहार में, उससे लोगों का ध्यान जो है वो हट गया है, अब वो सीधे चुनावी रण में लोग फोकस कर रहे हैं। और बूथ को मजबूत करने की जो बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उठाई है और अपने जो पार्टीज हैं उनके साथ जो उन्होंने गठबंधन करना था, उसकी गठबंधन की भी अनाउंसमेंट कर दी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर आरजेडी कांग्रेस इल प्रिपेयर होगी चुनाव में सामना करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी नीतीश कुमार और मोदी जी का। और इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, नीतीश कुमार साहब को 101 सीटें मिली हैं और कहा जा रहा था कि दोबारा वो सीएम नहीं बनेंगे। तो ये मान लेना चाहिए कि एक रेड कारपेट या एक रेड कैरेट जो है वो महागठबंधन के हाथ में आ गई है। इन 100 सीटों पर तो वो नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे सकते हैं दोनों मामलों पर। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा
ये जो इलेक्शन कमीशन जो बोल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं। जो जितनी जो अब ये जो फालतू बकवास, ये बदतमीजी है ये भारत के नागरिकों के साथ, उन्होंने ये जो बोला कि जो इतनी तारीख तक आएंगे तो इसको हम रख लेंगे, इतना तारीख तक नहीं आएंगे तो इसको डी वोटर माना जाएगा। डी वोटर समझते ना, डाउटफुल वोटर। तो इसका मतलब जो है ये अमित शाह की भाषा बोले। दूसरा चीज, पीएम नरेंद्र मोदी भारत का पीएम है या बीजेपी के पीएम है? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न, ये जो है भारत के लोगों को जो है, भारत के जो जनता को ये उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। ये हमेशा 24/7 बदतमीजी की तरह जो है प्राइम मिनिस्टर हो करके सिर्फ बीजेपी का, आरएसएस का, बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस, औरंगजेब बीजेपी आरएसएस, ये क्या बदतमीजी है ये देश का साथ मजाक है या ये बीजेपी आरएसएस ने इसको इस पीएम प्राइम मिनिस्टर के जो 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 कुर्सी जो है उसका गरिमा को इतने नीचे गिरा दिया है। ये इतने बदतमीज आदमी है कि जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन दिवंगत जो जो प्राण जो मैं उसको घिसटना नहीं चाहता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर, ये बोलता था कि बाथरूम में कोट पहन करके नहाते। ये ऐसे बदतमीजी भाषा, एक प्राइम मिनिस्टर होकर के इतना गिरे हुए भाषा, हम इसको बोलना बिल्कुल जो है, मेरा प्राइम मिनिस्टर है लेकिन बोलने में दुख लगता है। ये जो सारे जो समीकरण जो है, इन्होंने इस तरीके का जो नरेंद्र मोदी, अब मैं आपको एक और, मैं अभी तो पुख्ता सबूत नहीं आए लेकिन ये लगभग जो है सब जो है मेरे ख्याल में ट्विटर और इसमें जो है ट्वीट सारे चीजों में आ गए। ये ज्ञानेश कुमार जो है, इनका एक इल्जाम है 2016 में 1613 करोड़ का एक घोटाले का, एक मलेशिया के एक कॉन्ट्रैक्टर की सुसाइड की जो है, सुसाइड नोट में उनका नाम है। केरला में एक वर्ल्ड बैंक की एक वर्ल्ड क्लास की जो है हाईवे बनाना था। ये वो ज्ञानेश कुमार है जो आज हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आतमजीत जी, बिहार के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। बिहार के लोग जो है बहुत बहुत इमोशन है, बहुत इमोशनल है, और मुझे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक प्राइम मिनिस्टर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठ करके ये वायलेशन कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन का। एक पीएम के पास इतने समय एक पर्टिकुलर पार्टी का प्रचार करने का, ये देश को लोगों को समझना मुझे लगता है कि जरूरी है। बिल्कुल आप किसी पार्टी को मत सोचिए, किसी आरएसएस को मत सोचिए, आरएसएस हमेशा नहीं रहेगा। जो ज्यूस लोगों का भी जो है कभी खत्म हुए हैं, जो इजराइल का भी तो कभी समय नहीं था, इजराइल आज है तो कल नहीं हो सकता। ये पैलेस्टाइन ने गलती किया कि ज्यू लोगों को जो है वहां पर पैलेस्टाइन को वहां बैठा करके हिजम भाई, पीडीए की आपने बात की, पिछड़ा जी। दलित आदिवासी। 6 अक्टूबर को दलित सीजेआई पर आरएसएस ने जूता मारा। 7 अक्टूबर को रायबरेली में दलित की हत्या हो गई। 8 अक्टूबर वर्तमान भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, मायावती का बयान आता है। और आज ही शिवपाल यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो वोटर की चोरी हुई है, जो वोट थेफ्ट हुई है, वोट चोरी हुई है, इसमें अब बीजेपी का जो प्लान है वो खुल गया है। उनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जो 2020 के इलेक्शन में कहीं नादारत थे, अब 2025 के इलेक्शन में वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। इससे सरकार बनेगी इंडी गठबंधन की, ऐसा शिवपाल यादव का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि एक ब्रॉडर ट्रेंड जो सोशल जस्टिस का राहुल गांधी ने शुरू किया है, उसकी आवाज अब उत्तर प्रदेश में भी है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी और पिछड़ा दलित आदिवासी जो है वो किसानों के साथ मिलकर सांप्रदायिक सरकार को हराएगा। जो उनके पॉजिटिव जो उन्होंने बात की है शिवपाल यादव ने, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बयान दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप कितना सहमत हैं? क्या पीडीए इंडिया गठबंधन के पीछे खड़ा है? क्या बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है, महागठबंधन की जीत होने जा रही है? इतना आसान तो नहीं लगता भाजपा और जेडीयू जो 20 साल से वहां इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको हटाना।
76,000 लाख करोड़ का घोटाला है बिहार में। इसको उजागर किया है वहां के जर्नलिस्ट और कांग्रेस पार्टी ने। और जो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश भारत का राजनीति का, देखिए गांधी का जो भारत छोड़ो सॉरी गांधी का जो पहला जो आंदोलन जो था बिहार से, नमक त्याग आंदोलन, जो तो एक नहीं, नमक त्याग नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन था वो। तो गांधी ने वहां उस भूमि से, गांधी मैदान से शुरू किया था। वो आज के दिन पर गांधी मैदान नाम है उसका। पर राहुल गांधी ने एक मुद्दा लेकर के बिहार से जो शुरू किया है, आपको मालूम है मणिपुर में आज और असम में, मैंने असम के कुछ लोगों से बात की थी, मणिपुर के कुछ लोगों से बात की, वहां पर बहुत पैमाने पे ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। तो ये तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली बहुत ही हाई क्लास, बहुत ही अवेयरनेस जगह, जहां से भारत का राजनीति, जो आज नरेंद्र मोदी बैठा है ना, ये राजनाथ सिंह की वजह से बैठा है। सबसे ज्यादा एमपी नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह ने दिया है। शायद हो सकता है कि राजनाथ सिंह की कोई कमी रह गया वो, उसकी वजह से जो है नरेंद्र मोदी जो है आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है। लेकिन सबसे ज्यादा एमपी 80 में से कितना दिया है सबको मालूम है ना आपको। तो आज का दिन पर जो है भारत की हर कोने में लोगों को, शायद हो सकता है भारत की कोई मीडिया का तो नाम तो रह नहीं गया, क्योंकि वो जो प्राइवेट चैनल जो है, प्राइवेट क्या बोलते हैं, प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट चैनल हो गए हैं। और इसकी जो आज तक के ऊपर तो मेरे ख्याल में एफआईआर भी हो गया अंजना ओम कैशव के ऊपर, वाल्मीकि के ऊपर जो है गलत टिप्पणी की वजह से, जो ओमपुरी उनके पूरी जो मालिक जो है उनके ऊपर भी एफआईआर हो गया। तो आज के दिन पर कांग्रेस अपनी बिल्कुल पकड़ मजबूत, और उनकी जो आंदोलनी जो 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 चीजें जो है ये इतना मायने नहीं रखता है। आज मणिपुर से बात हुआ था मेरा असम से बात हुआ था, बिहार के कुछ लोगों से बात हुआ था, मेरा उत्तर प्रदेश से बात हुआ था। और मैं खुद उत्तर प्रदेश, मैं आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश मैं परसों गया था, वहां पर जो है मैं शिवपाल यादव जो मैं खुद मिले था उनकी बगल में बैठा था मैं। तो सारी चीजें जो है समीकरण बदल रहा है, ऐसे नहीं है हमेशा एक ही समय चलेगा। समय सुबह आएगा तो शाम आएगा, शाम आएगा तो सुबह आएगा, दिस काइंड ऑफ दिस थिंग। एंड मैं जरूर ये समझता हूं कि बिहार के लोगों को ये पिछले जो 20 साल से जो नरेंद्र मोदी और जो नीतीश कुमार, पलटू राम जिसको कहा जाता है, जिसको सबसे ज्यादा जो करप्शन फ्री के नाम से जो उन्होंने दारू बैन किया, उसके बाद बहुत सारी चीजें, दारू बैन किया, सबसे ज्यादा दारू पे वहां पे कमाया। आपको मालूम है गुजरात में सबसे ज्यादा दारू बिकता है मार्केट में। गुजरात में ड्राई घोषित है, बिहार में ड्राई घोषित है, मिजोरम में ड्राई घोषित है, लेकिन सबसे ज्यादा बिक्री वहां पर आपको 100 रुपए के दारू पे वहां पर 400 रुपए 500 रुपए के बिकता है। जी। उत्तर प्रदेश से गंगा नदी के द्वारा जो है दारू लेकर के जाता है, बिहार में बिकता है बड़ी खुले आम। आपने जो बात की शराब की, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। दमन और दीव से बोट के सहारे जो फिशरमैन बोट होती हैं उनमें सामान आता है। अब आजकल रोड से सामान नहीं जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने किसी से बात की थी कल ही, तो उन्होंने कहा दमन और दीव से जो बोट्स आती हैं वही आपके सारे गुजरात के पोर्ट पे, पोरबंदर पे, कच्छ में, वही दारू सारी जो है दमन दीव से आती है, क्योंकि वहां ड्यूटी फ्री है, सस्ती दारू आती है, महंगी बिकती है। ये पूरा चैनल है, मैं आपको किसी और दिन प्रोग्राम में समझाऊंगा इसके बारे में। अभी तो बिहार का चुनाव है, देखिए क्या होता है। भोजपुरी में इतनी बात कह दूं, अब देखल जाई कौन बने ही बिहार के सिकंदर 2025 में। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे, नजर बनाए रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे और आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए हिजम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। लेकिन